Hello students, in this audio video we will discuss consequences of excess aggregate demand. मतलब इकोनॉमी में अगर एक्सेस डिमांड का फेज चले, एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का फेज चले तो उसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो इसके थ्री क्रिटिकल सिचुएशंस हैं। पहला है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप। इससे आप डेफिशिएंट डिमांड में पढ़े थे, पहला था डिफ्लेशनरी गैप, मतलब चीज़ें सस्ती होना शुरू होंगी। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड में आप पढ़ोगे, पहला कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? एक ऐसा फेज है जब मार्केट में, जैसे सपोज कीजिए किसी मार्केट में 100 फूल गोभी बिकने के लिए आई है, सप्लाई है 100 फूल गोभी का एग्रीगेट सप्लाई, जबकि डिमांड खरीदने वाले 140 फूल गोभी के हैं, 150 फूल गोभी के, 160 फूल गोभी के हैं। तो क्या होगा? गोभी वाले दाम बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? हाँ, ऐसा अगर बार बार हो कि 100 गोभी बिकने और अगले बार 120 डिमांड है, उसके अगले बार 130 डिमांड रहेगा, बार बार 100 फूल गोभी बिकने के लिए आए, तो ये जो हर दिन सप्लाई 100 फूल गोभी का ही है और डिमांड एक दिन 120 था, अगले दिन 130 से, अगले दिन 140 से, डेली डिमांड बढ़ ही रहा। तो वो जो एक फेज है जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो धीरे धीरे जो प्रोड्यूसर्स है, जो सेलर्स हैं, वो चीज़ों का दाम मजबूर बढ़ाना पड़ेगा उनको। एक्सेस डिमांड काउजेज इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी, यहाँ लिखा हुआ है। इट इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज। आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। मैं बोला ना कि बार बार 100 फूल को भी सप्लाई हो रहा, वो सेम रहेगा। इनफैक्ट इट कैन नॉट राइज, वास्तव में ये नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। क्योंकि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी के हैं, उस दिए गए वेज रेट पर, दिए गए टेक्नोलॉजी पर, उस दिए गए टाइम पीरियड में, वो अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। आउटपुट लेवल रिमेन्स कॉन्स्टेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उस समय फुल एम्प्लॉयड हैं, उनके हिसाब से वो आउटपुट तो उतना ही होगा। ऑन द अदर हैंड, एक्सेस डिमांड जनरेट्स प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एक्सेस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। और उधर इकोनॉमी में लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा है, कंजम्पशंस करने का ट्रेंड बढ़ रहा है, सेविंग्स करने का ट्रेंड घट रहा है। इसके कारण से लोग क्या कहते हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू राइज। और अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? फैक्ट्री, लोगों के पास, ये भी बात है, लोगों के पास इनकम यानी कि डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा है, तभी वो खर्चा ज़्यादा करने के लिए तैयार है, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो लोग काम करने से भी बचेंगे। कुछ लोग चाहेंगे कि हम काम कम करें, वे वर्कर्स काम नहीं करना चाहेंगे। जिस काम के लिए पहले वो 100 रुपये लेते थे, वो बोलेंगे हमको 125 दोगे तब काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। तो क्या हो रहा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा वेज रेट में मिलेंगे, ज़्यादा पैसा दे के मिलेंगे, तो एक तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, विच लीड्स टू अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। और इसके कारण इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएगी। कीन्स आइडेंटिफाइज द सिचुएशन एज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। कीन्स महोदय ने इस फेज को, जब क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने के कारण, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होने के कारण लोग ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में महंगाई का एक दौर आता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। उस दौर को, उस फेज़ को, जब बार बार एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा रहेगा और चीज़ें दिन पर दिन महंगी होती जाएंगी, उस फेज़ को इन्फ्लेशनरी गैप कहा गया। एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। हाँ, डिमांड ज़्यादा हो रहा है जबकि रिसोर्सेज सेम है। राइज इन प्राइसेस, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर राइज इन जनरल, इससे क्या होगा? प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि आउटपुट वही का वही है, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयड इकोनॉमी है। तो ये हम लोगों ने इन्फ्लेशनरी गैप को पढ़ा। तो जब हम याद करिए, आप जब हम लोग डिफ्लेशनरी गैप को पढ़ रहे थे, तो क्या था? जो ग्राफ बनाते थे उसमें इनकम का ग्राफ तो ओरिजिन से आता है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ ऊपर था और क्या कहते हैं, प्लैनेट वाला ग्राफ नीचे था। अभी देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप में उल्टा हो जाएगा।
प्लानिड एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ऊपर जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ नीचे जाएगा। देखिए इधर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, ये वाई ओरिजिन से जो y इजकल टू एस का ग्राफ है वो हमारा एग्रीगेट सप्लाई या आउटपुट या इनकम को दिखाने वाला ग्राफ है। और एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो दो है, एक है फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सारे रिसोर्सेज के इकोनॉमी को यूटिलाइज करके जो ग्राफ है वो ब्लू कलर का देख रहे हैं, जो वाई एक्सिस से होता हुआ इनकम के ग्राफ को एफ पॉइंट पे कट करता हुआ, एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ को कट करता हुआ, ये ADF है, फुल एम्प्लॉयमेंट AD। ठीक उससे ऊपर देखिए ग्रीन कलर का एक फिर ADP का यानी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ है, जो वाई एक्सिस को एग्रीगेट सप्लाई को वाई को इनकम को या एग्रीगेट सप्लाई को कट कर एक जगह जा करके, वो पॉइंट नहीं मेंशन है। लेकिन जिस जगह में इकोनॉमी स्टेबल होती है वो F नाम का पॉइंट है। कहाँ पे है? F। अगर ये ADF वाला ग्राफ होता तब तो इकोनॉमी स्टेबल कहाँ पे? F नाम के पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वहाँ पे था। बट नहीं, जो प्लैनेट एग्रीगेट डिमांड है वो ठीक उसके ऊपर परपेंडिकुलर वहाँ से E जो पॉइंट दिखा रहा वो दिखा रहा अभी इकोनॉमी में इतना डिमांड है। तो ये जो EF है वो एक्सेस डिमांड को दिखा रहा है कि इकोनॉमी में इतना से डिमांड ज़्यादा है या इतना से आउटपुट शॉर्टफॉल कर रहा है, और इसी के कारण इन्फ्लेशनरी गैप है, इकोनॉमी में महंगाई है। तो यानी ये जो बीच का डिफरेंस है वो इन्फ्लेशनरी गैप को दिखा रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप में याद रखिएगा ADP का ग्राफ ऊपर रहेगा, ADF का नीचे रहेगा। डिफ्लेशनरी ग्राफ में ADF का ग्राफ ऊपर रहेगा, ADP का ग्राफ नीचे रहेगा। सप्लाई का ग्राफ दोनों में सेम, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे मेजर करेंगे ये हम लोग समझ गए। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है एक्सेस डिमांड, और एक्सेस डिमांड यहाँ ग्राफ में कौन सा पॉइंट है? EF है ना। तो ये पहला कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग पढ़े किसका? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। अब दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का, वो है स्टैटिक GDP। इवन व्हेन द लेवल ऑफ AD इज हायर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब भले ही इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, जितना एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उससे ज़्यादा अगर एग्रीगेट डिमांड है, द लेवल ऑफ GDP डज नॉट राइज। हाँ, लेकिन देश का आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। होता है ना कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो देश का आउटपुट बढ़ जाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ रहा, वो फिक्स है, वो स्टैटिक है, वो स्टेबल है, इट रिमेन स्टैटिक। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर GDP इन द इकोनॉमी। तो यानी होता ना कि अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा बढ़ी, अगर मार्केट में कोई चीज़ का डिमांड ज़्यादा बढ़े तो आप ज़्यादा घर में प्रोडक्शन करोगे। मान लो आप मिट्टी के खिलौने बना के बेच रहे हो, तो अगर मिट्टी के खिलौने बना के बेच रहे हो तो आज गए बना के ले गए थे 50 सारे खिलौने बिक गए और बहुत सारे ग्राहक घूर के भी चले गए, तो कल आप 60 70 80 में बना के लेके जाओगे। लेकिन नहीं, आपकी कैपेसिटी है कि आप डेली 50 ही बना के ले जा सकते हो। तो अगर ऐसा कैपेसिटी है कि आप 50 से ज़्यादा डेली नहीं बना सकते हो, भले डिमांड उससे ज़्यादा या कम रहे, तो ऐसा फेज जब आउटपुट बढ़ाना मुश्किल हो, इसका कारण है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं उस समय के हिसाब से, तो वो स्टैटिक GDP कहलाएगा पूरे देश के हिसाब से। दिस इज़ बिकॉज रिसोर्सेस आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि आप जो रिसोर्सेस पूरा यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए जो कर रहे हैं। देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, और उस समय इकोनॉमी में कोई अनयूज्ड कैपेसिटी बचा हुआ नहीं, अनयूज्ड रिसोर्सेस नहीं बचे हुए हैं। तो ये स्टैटिक GDP मतलब देश का आउटपुट नहीं बढ़ेगा। आउटपुट पहले भी OL था, अभी भी OL है। तो स्टैटिक GDP का मतलब समझ गया क्या होता है? ओके, यहाँ लिखा है इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी रिमेन्स कांस्टेंट। जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आती है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं बढ़ता है, उस सप्लाई उतना को उतना ही रह जाता है। तो ये हो गया स्टैटिक आउटपुट। चलिए, तो ये दूसरा हम लोग पढ़े। अब इसके बाद पढ़ेंगे तीसरा है, तीसरा तो पढ़ लिया, स्टैटिक GDP पढ़ लिया।
हाँ, अगला है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। मतलब अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तो एक तरह से वेज प्राइस स्पाइरल हो जाता। मतलब क्या होता है, देखिए आप लिखा है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। देखिए, वेजेस दाम को प्रभावित करता है, दाम वेजेस को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंगली द इकोनॉमी में बी ड्रिवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। बहुत तेज़ गति से इन्फ्लेशन होगा। ऐसा इसलिए होता है कि वर्कर्स लोगों के पास वो ऑलरेडी एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, यानी सबके पास इनकम काफ़ी ज़्यादा है खर्चा करने के लिए, और इनकम ज़्यादा खर्चा करने के लिए होता है तो अगर फैक्ट्री उनको काम करने के लिए बुलाती है तो वे ज़्यादा वेज रेट का डिमांड करते हैं। तो क्या हुआ, फैक्ट्री अपने वर्कर्स को बुला रहे हैं, लेकिन पहले जिस काम को करने के लिए वो 100 रुपये ले रहे थे तो मान लीजिए 110 ले रहे हैं, अगले बार फिर 120 लेंगे। तो यानी लेबरर्स आर इन अ सिचुएशन ऑफ क्या कहते हैं आपके बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी में है। तो वो फैक्ट्री से बार्गेन करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी रहेंगे वो ज़्यादा वेज रेट ले रहे। तो फैक्ट्री है कि लेकिन प्रोडक्शन जितना पहले करे तो उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, यानी सेम आउटपुट करना है लेकिन वेज रेट ज़्यादा देना है। तो वेज अगर महंगा हो जाएगा वेजेस, तो फैक्ट्री को भी तो क्या करना पड़ेगा, वो मेकिंग कॉस्ट में तो बढ़ा हुआ वेजेस डालेंगे, तो पहले से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जो चीज़ पहले वो 10 रुपये में बेचते थे वो 12 रुपये में बेचेंगे। तो फिर लेबरर को इधर काम करने से पहले से ज़्यादा इनकम हुआ तो वो और ज़्यादा डिमांड करेगा, मार्केट में ज़्यादा सामान खरीदेगा। और अगर वो मार्केट में ज़्यादा सामान खरीदेगा तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स लोग दाम तो ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं, वर्कर्स आमदनी हुई, फिर वो ज़्यादा सामान खरीदा। तो इस तरह से यानी कि वेजेज बढ़ने का, प्राइस बढ़ने का एक चक्र चल पड़ता है, क्योंकि उस समय लोग का क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग खर्चा बढ़ा देते हैं, उनके पास ऑलरेडी पहले से डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहता है। समझ गए? तो यानी वेजेस राइज का और इस तरह से प्रोडक्ट के प्राइस राइज का एक फेज आता है, एक चक्र आता है, इसलिए कहा गया वेज प्राइस स्पाइरल। नीचे में लिखा है 10 वेजेस कैच प्राइसेस एंड प्राइसेस कैच वेजेस। मतलब वेजेस के कारण प्राइस बढ़ते हैं और प्राइस के कारण फिर वेजेस बढ़ जाते हैं। दिस स्पाइरल इफ टर्न्स इनटू हाइपर इन्फ्लेशन, अगर ये हाइपर इन्फ्लेशन का ले तो बिकम्स अ सीरियस थ्रेट टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता उस इकोनॉमी की खतरे में पड़ जाती है। चलिए, लास्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड का वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब डेफिशिएंट डिमांड में भी लॉस ऑफ प्रॉफिट पड़े, अब यहाँ एक्सेस डिमांड में भी लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो देखते हैं यहाँ क्या है। लाइक डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज लॉस्ट बिकॉज ओइंग टू द लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। यहाँ प्रॉफिट का लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके, हमको बार बार उतना ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जो गुड्स हम ज़्यादा प्रोडक्शन करके बेच पाते हो तो हम नहीं बेच पा रहे, या जो हमारे गोडाउन से हमारे शोरूम से जो कस्टमर्स घूर के चले गए क्योंकि हमारे पास आउटपुट ज़्यादा है ही नहीं, तो वो जो स्टॉक बना के बेच पाते उसके कारण हमको एक लॉस हो रहा है। इसी लिखा है इन अदर वर्ड्स देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड। जो डिमांड हम पूरा कर ही नहीं सकते उसके कारण हमको लॉस हो रहा है। ब्रीफली, एक्सेस डिमांड इज नॉट वर्चुअस बट विशियस। हाँ, मतलब ये जो एक्सेस डिमांड है ये एक तरह से क्या कहते हैं, एक चक्र है। इट जनरेट्स इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में एक ऐसा दौर लाएगा जब महंगाई का चक्र चलेगा। वेज रेट बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, वेज रेट बढ़ेंगे, एक्सेट्रा। डिवॉइड ऑफ एनी राइज इन जीडीपी, एक्सेस एडी जनरेट्स प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन द एक्सेस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। हाँ, अगर जीडीपी नहीं बढ़ा सकता है जबकि खाली एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ रहा है तो ये एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते, राइज हो जाते हैं। राइज इन कॉस्ट लीड्स टू द राइज इन प्राइसेस, और अगर खर्चा बढ़ेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगे। द इकोनॉमी इज कॉट इन द वेज प्राइस स्पाइरल, और एक दौर चलता है कि इकोनॉमी वेज प्राइस स्पाइरल के चक्र में फंस जाती है, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन जाता है। तो इस तरह से वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड द टॉपिक एक्सेस डिमांड, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए, इसको समझिए अब आप लोग।